हीट और टेम्परेचर दोनों सेम लगते हैं, है ना? पर जब एग्जाम पेपर आता है तब मार्क्स क्यों कट हो जाते हैं? कभी सोचा है? सिस्टम, सराउंडिंग, प्रोसेस, स्टेट, ये सब वर्ड सुनने में सिंपल लगते हैं, पर थर्मोडायनेमिक्स में यही टर्म सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। अगर आप हीट और वर्क को मिक्स कर देते हो या स्टेट और प्रोसेस का डिफरेंस क्लियर नहीं है, तो न्यूमेरिकल हो या थ्योरी, दोनों में प्रॉब्लम आती है। इस वीडियो के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स यूनिट फर्स्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम हीट, टेम्परेचर, सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट वेरिएबल और प्रोसेस जैसे बेसिक टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिक ही स्ट्रॉन्ग मार्क्स लाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से भी पहले हम एक छोटी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है आज के डेट में। लेकिन ये ब्रांच कैसे आई, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है? हम सबसे पहले बात करते हैं हीट इंजन की। अब आप हीट इंजन को इंजन भी कह सकते हैं या हीट इंजन भी कह सकते हैं, ओके? जब हीट इंजन की डिस्कवरी हुई तो स्टार्टिंग में ये इंजन जो था वो बहुत ही इफिशियंट नहीं था। इफिशियंट कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम इससे वर्क करवाते थे, इसको हम ईंधन देते थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ईंधन लेता था और ये डिस्टेंस क्या करता था, बहुत ही कम चलता था। हम ईंधन तो बहुत दे रहे थे, लेकिन जो इसका आउटपुट था, जो मुझे डिस्टेंस चाहिए, वो बहुत कम थी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें एक ऐसे हीट इंजन की ज़रूरत थी जिसमें हम कम ही ईंधन दें और डिस्टेंस भी अच्छी मिल जाए, मतलब इनपुट हम कम ही दें और आउटपुट हमें अच्छा मिल जाए, ठीक है? तो हम कहेंगे कि हमारे हीट इंजन की इफ़िशियंसी बहुत ही अच्छी है। अब हीट इंजन की इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के लिए साइंटिस्टों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है? और ये जितने एक्सपेरिमेंट्स थे वो टेम्परेचर के ही आसपास होते थे, मतलब टेम्परेचर रिलेटेड होते थे, वर्क रिलेटेड होते थे, मैटर रिलेटेड होते थे, ठीक है? इन सब के ही थ्रू जब देखा गया कि ये सारे एक्सपेरिमेंट हीट से रिलेटेड हो रहे हैं, तो ये एक अलग ब्रांच की ओर हमें डायरेक्शन दिया और उस ब्रांच का नाम इन्होंने क्या रख दिया? थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान जितने भी लॉ आए, चाहे जितने भी एक्सपेरिमेंट है, वो सारे एक अलग ब्रांच में रख दिए गए फिजिक्स के, जिसको हमने थर्मोडायनेमिक ब्रांच में डाल दिया, ओके? और नाम पड़ गया कि ये एक अलग सब्जेक्ट है, थर्मोडायनेमिक। फाइनली हीट इंजन के लिए अच्छी इफिशियंसी भी आई, डिफरेंट तरह के लॉ आए और उसके बाद से उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है? अगर आप और क्लियर देखें कि मैं हीट इंजन से कैसे वर्क को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप ध्यान दीजिए कि सपोज कर लीजिए कि हम इंजन को क्या दे रहे हैं? कोयला देंगे। कोयला देने का मतलब क्या है? उसको हम गर्म करेंगे तो हम हीट देंगे, ठीक है? हीट से क्या होगा? स्टीम निकलेगी, ठीक है? और इसी स्टीम से क्या होगा? इंजन मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिए, जो कोयला दे रहे हैं, कोयले से देने का मतलब क्या है? हीट। अब हम उसको देंगे, कोयला को जला के ही देंगे तो हीट देंगे, हीट से स्टीम मिलेगी, स्टीम से इंजन स्टार्ट होगी। इट मीन्स कि ये जो हीट है, एक तरह से ये क्या है? थर्मल एनर्जी है। और जो इंजन स्टार्ट हो रही है वो क्या हो गई? मैकेनिकल एनर्जी हो गई, ठीक है? यानी अगर आप ध्यान दीजिए तो हम थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी का क्या हो रहा है? कंजर्वेशन हो रहा है। एक एनर्जी से उसको दूसरी एनर्जी में हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है? कन्वर्ट भी कर रहे हैं और कंजर्वेशन भी हो जा रहा है, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे खर्च नहीं हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है?
इसलिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का कंजर्वेशन भी होता है और क्या होता है, यहाँ वर्क भी हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है तो एक वर्क भी हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ओके, तो अब आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्यों आया था। तो थर्मोडायनेमिक्स में केवल थर्मल रिलेटेड ही स्टडी की जाती है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स एक अलग ब्रांच बना दी गई थी। ओके, एक सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स का वो ब्रांच जो हीट एंड टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के साथ डील करता है उसे थर्मोडायनेमिक कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी मैंने और नहीं बताया। ठीक है, मैंने बस हीट और टेम्परेचर का ही नाम लिया। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो हीट और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के साथ डील करता है उसे थर्मोडायनेमिक कहते हैं। अब बात आती है कि नाम तो थर्मोडायनेमिक है, तो यहाँ तो केवल हीट और टेम्परेचर का नाम लिया जा रहा है। ठीक है, तो नहीं, इसमें एक और वर्ड की एंट्री होगी, वो है डायनेमिक। ठीक, तो अगर हम एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन बताएं कि जहाँ पे आपको थर्मो और डायनेमिक दोनों की मीनिंग समझ में आए, तो हम ये जो मैंने एक पहले डिफिनीशन बताया वो भी सही है, लेकिन थर्मोडायनेमिक को और क्लियर करने के लिए, क्योंकि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, उस हिसाब से आपको समझाने के लिए अगर हम और क्लियर करें तो थर्मोडायनेमिक की डिफिनीशन बनती है क्या, थर्मोडायनेमिक is the branch of physics which deals with thermal motion of the system and its interconversion of heat energy to other form of energy and vice versa। ये वर्ड हम कह सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट कह सकते हैं। अगर हम इसको लिख दें तो आपको और क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन ही पहले लिखते हैं। क्या बोला है मैंने, थर्मोडायनेमिक is the branch of physics which deals with thermal motion of the system। अब आप सोच रहे होंगे सिस्टम क्या होता है, वो आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड इट्स इंटरकन्वर्जन ऑफ heat energy to other form of energy and vice versa। वाइस वर्सा मीन्स कि इसका अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी भी चेंज होती है और मैकेनिकल से थर्मल भी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्लियर बता दिया कि ये एक तरह का थर्मल मोशन है। थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ थर्मल मोशन ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के थर्मल मोशन पे मतलब हीट मोशन करती है एंड इट्स इंटर कन्वर्जन, और क्या होती है, मोशन करके कन्वर्ट भी होती है, ऑफ हीट एनर्जी टू अदर फॉर्म, किसी भी फॉर्म की एनर्जी में ये कन्वर्ट हो सकती है। एंड वाइसी वर्सा, अपोजिट भी हो सकता है, अदर फॉर्म वाली एनर्जी हीट एनर्जी में भी चेंज हो सकती है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अगर इसको हम बताएं तो देखिए दो शब्दों से मिलकर बनाए, थर्मो यहाँ मैंने लिखा है एंड डायनेमिक। थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट, यहाँ मैंने देखिए दिखा हुआ है, और डायनेमिक मैंने क्या किया, येलो कलर में, मूवमेंट। तो थर्मोडायनेमिक मतलब हीट की मूवमेंट। तो मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर कहें, सिंपल अगर कहे, कोई कुछ भी ना डिफिनीशन याद हो आपको तो कह दीजिए कि हीट की मूवमेंट जहाँ होती है वहाँ थर्मोडायनेमिक्स को ही हम पढ़ते हैं। ओके, अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे वुड बर्निंग हो रही है। जब ये वुड जलाया जा रहा है, लकड़ी को जलाया जा रहा है, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, ये सारा क्या है, हीट निकल रही है। और हीट कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में जाने का मतलब कि हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए, हीट ट्रांसफर फ्रॉम कप ऑफ टी टू द एटमॉस्फेयर। यहाँ से ये जो हीट निकल रही है ये कहाँ जा रही है, ये भी एटमॉस्फेयर में जा रही है। ओके, तो यहाँ भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में स्टडी की जाएंगी, ये थर्मोडायनेमिक्स में। बर्निंग ऑफ वुड और कप ऑफ टी का जो एग्जाम्पल है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक में स्टडी करेंगे। क्लियर है आप लोग को। नेक्स्ट चलते हैं
थर्मोडायनेमिक अप्रोच। अब जब आपने थर्मोडायनेमिक के बारे में जान लिया तो अब ये थर्मोडायनेमिक के जो अप्रोच हैं ये दो तरह के होते हैं। थर्मोडायनेमिक को स्टडी करने के लिए थर्मोडायनेमिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, ताकि हम और क्लियर तरीके से थर्मोडायनेमिक को स्टडी कर सकें। तो वो कौन से 2 पार्ट्स थे? पहला था माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो ध्यान दीजिएगा वर्ड का, और दूसरा था मैक्रो, ठीक है। माइक्रो को थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में नाम दिया गया स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक, और मैक्रो को थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में नाम दिया गया क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। अब माइक्रो मीन्स क्या होता है और मैक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स आपको माइक्रो से ही मतलब समझ में आ रहा है कि स्मॉल स्मॉल पार्ट के लिए। यहाँ देखिए एक डायग्राम हम बना रहे हैं छोटा सा, ठीक है। इसमें देखिए स्मॉल स्मॉल पार्टिकल मैंने रख दिया है, ठीक है। इसको एटम कह लीजिए, मॉलिक्यूल कह लीजिए, और ये मैटर है। जो बिग सर्किल है वो एक मैटर है, जिसके अंदर, उस मैटर के अंदर क्या होंगे? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होंगे, एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। इसको आप एटम कह लीजिए या मॉलिक्यूल कह लीजिए, ठीक है। और इसको आप मैटर कह दीजिए, ठीक है, जिसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल है, ठीक। अगर हम माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो मीन्स कि मैटर के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये मैटर लिक्विड है तो लिक्विड के भी अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना, एटम और मॉलिक्यूल उनके। तो अगर हम इनकी स्टडी करने लगे, इट मीन्स कि हम कौन से अप्रोच में जा रहे हैं? माइक्रो अप्रोच में जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और इसकी कौन सी स्टडी करेंगे हम? अगर हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं तो क्या क्या स्टडी कर सकते हैं कि एटम्स की पोजीशन कैसी है, एटम की वेलोसिटी कैसी है, और एटम की एनर्जी कैसी है, ठीक है, ये कैसे कोलिजन करे। अगर इन सभी चीज़ों की हम स्टडी कर रहे हैं एटम लेवल पे तो वो हम किस में जाएंगे? माइक्रोस्कोपिक में, ठीक है। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन अगर दें हम तो क्या देंगे? ध्यान से देखिएगा। इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच a certain quantity of matter, एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, इज कंसीडर्ड, हम मान लें उसको, टू बी कंसिस्टिंग ऑफ a large number of atom oblique molecule, ठीक है। each atom oblique molecule, मैं दोनों लिख दे रही हूँ, has a certain पोजीशन, कॉमा, जो कि अभी मैंने बताया है, वेलोसिटी एंड एनर्जी एट अ सर्टेन टाइम। सबकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, पोजीशन होगा एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। एंड इट चेंज, और ये जो पोजीशन है, वेलोसिटी, अगर ये चेंज हो रही है, इट चेंज कॉन्टिन्यूअसली, और चेंज कब होगी? कॉन्टिन्यूअसली, बिकॉज कि एटम मॉलिक्यूल क्या कहते हैं? मूव करते रहते हैं, बिकॉज कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस इज नोन एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर, यहाँ डायग्राम जो मैंने बनाया है उसको ध्यान दीजिए, एक पर्टिकुलर मैटर ले लिए, इस मैटर के भी अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल हैं लार्ज नंबर में, क्योंकि इनकी तो कोई फिक्स अमाउंट होगी नहीं, एटम मॉलिक्यूल बहुत से होंगे, उनको हम कंसीडर करेंगे, यानी उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पे जो भी एटम और मॉलिक्यूल हैं उसके एक सर्टन पोजीशन, वेलोसिटी और एनर्जी को अगर हम स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि हर एक टाइम पे
ये जो मॉलिक्यूल की पोजीशन, वेलोसिटी और एनर्जी वो चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं, जिससे इनकी वेलोसिटी एक दूसरे से टकरा के अपोजिट होगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, पोजीशन चेंज और एनर्जी भी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग स्टेट में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम कौन सा अप्रोच में जा रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या आता है। और ये थर्मोडायनेमिक्स के किस पार्ट में हम पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रो समझ में आ गया, अब मैक्रो क्या है। अगर आपको डायग्राम याद हो तो मैंने ऐसे बनाया था, यही वो मैटर था जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे जिनकी हम स्टडी किए माइक्रो में। अब अगर हम मैक्रो में आ गए हैं तो मैक्रो में मतलब कि ये जो मैटर है ना, हम इसकी स्टडी करेंगे, इसके अंदर के मॉलिक्यूल के छोटे छोटे मॉलिक्यूल या आइटम की स्टडी नहीं, अब हम ऊपर ऊपर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम इसको किस में अप्रोच ले जाएंगे, मैक्रो में ले जाएंगे। ठीक है, इसकी डिफिनीशन पहले लिखते हैं फिर आपको और क्लियर होगा। इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच a certain quantity of matter is studied without, ध्यान दीजिएगा, without focusing on the events happening at the atomic molecules लेवल। अब हम एटॉमिक और मॉलिक्यूल लेवल पे क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। इट ओनली डील्स, हम क्या डील करेंगे केवल, विथ द इफेक्ट्स ऑफ these atomic और molecular events that are perceived by human sense. This is called या this is known as, सेम लैंग्वेज लिखा जाए, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या बताया है, यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें देखिए मैंने बताया है कि ये पूरा टोटल क्या है, मेरा मैटर है। अब हमको इसके अंदर के छोटे मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में है तो यानी हमें इस पूरे मैटर से मतलब है। अगर हम इस डायग्राम को देखें जो यहाँ पे बनाया गया है, इस डायग्राम में देखिए ये जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, माइक्रोस्कोपिक वर्ड में की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये सारे क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब मैटर के अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, हम अगर उनकी स्टडी कर रहे हैं, उनके कोलिजन की, वेलोसिटी की, एनर्जी की, ठीक है, पोजीशन की, जो कि यहाँ लिखा है, इसी की हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन सभी चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं इट मीन्स कि हम माइक्रो लेवल पे हैं। ठीक, और अगर यही जो एटम मॉलिक्यूल हैं किस में मिलते हैं, मैटर में, तो दिस इज मैटर। यहाँ पे देखिए माइक्रोस्कोपिक वर्ड में, तो अब हमको इनके मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, हमको मतलब तब होगा अगर वो एटम और मॉलिक्यूल भी हमें दिख रहे हो सामने से और उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा हो। अगर नहीं दिख रहा तो हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे। सामने सामने जो जो चेंजिंग दिखेगा इस मैटर में, वही स्टडी अगर हम करते हैं तो वो मेरा मैक्रो लेवल पे चला जाता है। ठीक है, तो सामने सामने प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, मोल की, इन सब की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने देखिए लिखा भी है, इट ओनली डील विद द इफेक्ट ऑफ दीज एटॉमिक और मॉलिकुलर इवेंट। एटॉमिक और मॉलिकुलर इवेंट पे इफेक्ट करेगा लेकिन ओवरऑल दिखेगा आपको, दैट आर परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंस। केवल वो ह्यूमन सेंस से अगर दिख रहा है आपको ओवरऑल, तो वो किस फॉर्म में दिखेगा आपको, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के फॉर्म, स्पेशली मॉलिक्यूल्स नहीं दिखेंगे। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं।
समझ में आ गया कि माइक्रो में किस चीज़ की स्टडी करते हैं और मैक्रो में किस चीज़ की स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। थर्मोडायनेमिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम नाम देते हैं सिस्टम। सिस्टम के बारे में अगर ऐसे जनरल आपको बताएं तो अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। इस डायग्राम में देखिए, सपोज कर लीजिए आपका रूम है, ठीक है। इस रूम में बहुत से सामान रखे हैं, ठीक है। और उसी रूम में ये मान लीजिए सारे कुछ कुछ सामान रखे हुए हैं और इसी में एक वॉच भी रखी है। लेकिन जब आप कमरे में आते हैं तो आपको उन सारे सामान पे नज़र नहीं पड़ती है, सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है इस वॉच। अगर इस वॉच पे आपकी नज़र पड़ रही है और आप इसको देखते ही सोचे अरे वाह इसकी प्राइस क्या होगी, ये इस एटमॉस्फेयर में कैसे है, ठीक है, इस टाइम, ठीक। ये सब चीज़ें अगर आप स्टडी करने लगे इस वॉच के बारे में या इस वॉच से रिलेटेड सब कुछ आप जानना चाह रहे हो, तो इट मीन्स कि आपको इस कमरे में जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं वो सिर्फ एक क्या है, वॉच है। तो वॉच आपके लिए क्या हो जाएगी, सिस्टम हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, उसको हम सिस्टम कहेंगे। उसके बारे में आप जो भी चीज़ जानना चाह रहे हैं उससे मतलब नहीं है हमें, वो वॉच की स्टडी आप कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो क्या है आपके लिए, सिस्टम है, ठीक। अब यही चीज़ हम थर्मोडायनिक्स में बताते हैं आपको। तो थर्मोडायनिक्स से हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनिक के डिफिनीशन में इट इज डिफाइंड, वो एक जनरल एग्जांपल बता दिए हम, अब आपको थर्मोडायनिक में हम बताते हैं। डिफाइंड फिक्स्ड स्पेस, ठीक है। वहाँ पे हम फिक्स्ड, वॉच था मेरा, फिक्स्ड स्पेस और एरिया, वहाँ आपका रूम एरिया था जिसमें आप वॉच की स्टडी कर रहे थे। यहाँ क्या लिखेंगे, फिक्स्ड स्पेस और एरिया ऑन विच दी स्टडी ऑफ एनर्जी, ठीक है। चूंकि थर्मोडायनेमिक में एनर्जी ट्रांसफर एंड एनर्जी कंजर्वेशन इज फोकस्ड। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में हैं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि कोई एक फिक्स्ड एरिया या स्पेस जहां हम एनर्जी के ट्रांसफ़र की स्टडी करें या एनर्जी के कंजर्वेशन की स्टडी के करें या कन्वर्जन की स्टडी पे फोकस रहें, तो वो जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा सिस्टम कहा जाएगा। जैसे आप इस रूम में एंट्री किए तो आपके लिए वो वॉच क्या थी, सिस्टम थी, क्योंकि आप उसी के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। एक फिक्स्ड एरिया में एक फिक्स वॉच की आप स्टडी कर रहे थे। यहाँ इस फिक्स्ड एरिया में हम एनर्जी की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सराउंडिंग क्या होता है। अब फिर इसी एग्जांपल पे आते हैं। इस वॉच के चारों ओर जो भी सामान रखे हुए थे, ठीक है, वो कुछ भी थे, उससे आपको मतलब नहीं था, लेकिन अगर वो वॉच को इफेक्ट करते, मान लीजिए वो कोई ऐसा चीज़ हो जिससे इस वॉच की चलने की स्पीड स्लो हो जाती हो, इस टाइप की चीज़ें अगर इस पर इफेक्ट कर, किसी भी तरह इफेक्ट कर रही, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, इस वॉच के चारों ओर सराउंडिंग है, ठीक है, जो जो इस वॉच को इफेक्ट करती हो। सेम यही चीज़ फिट बैठता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ लिख सकते हैं एनीथिंग एक्सटर्नल to the system which affect the behavior of the system is known as surrounding, ठीक है। सिस्टम के चारों का वो एरिया जो सिस्टम को क्या करता हो, इफेक्ट करता हो किसी भी लेवल पे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग, ठीक है। अब अगर हम आपको डायग्राम में दिखाएं, यहाँ जो एक डायग्राम बनाया गया है उसको ध्यान से देखिए। ये जो बीकर है जिसमें रेड कलर का एक केमिकल रखा है, तो ये पूरा बीकर विथ केमिकल दैट इज कॉल्ड सिस्टम, क्योंकि मैं इसी की स्टडी करूंगी, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, सिस्टम। अब इसके अलावा कुछ भी अगर यहाँ होता है वो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक। इस सिस्टम के बाहर ये जो बीकर आपका दिख रहा है, इस बीकर के बाहर का जो भी एरिया होगा वो सारा क्या कहलाएगा, ये सब मैं जितना कर रही हूँ, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। क्यों, क्योंकि इस ये जो एटमॉस्फेयर का एरिया है, इसका ये जो एरिया है वो बट ऑब्वियस है कि उससे इस सिस्टम पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, इस केमिकल पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो बाहर का जितना एरिया वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग, ठीक। अब एक और टर्म आता है
आप ध्यान दीजिए, अगर ये बीकर सिस्टम है और इसके बाहर के जो भी एरिया है सराउंडिंग है, तो ये बीच में जो ब्लू लाइन है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री, जो सिस्टम और सराउंडिंग में अंतर आपको दिखा रही है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक बाउंड्री। तभी तो आप डिफरेंस कर रहे हैं। अगर ये बाउंड्री नहीं होती तो आपके लिए तो सिस्टम सराउंडिंग सब कुछ एक हो जाता। ठीक है, तो ये जो लाइन मैंने एक बना दिया है दिखाने के लिए, वो क्या है, बाउंड्री। अब बाउंड्री भी के भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर हम पूछें एक नेक्स्ट नाम कि ये जो सिस्टम है, सराउंडिंग है, बाउंड्री है, ये सब क्या है, तो ये सब मिला के क्या कहे जाते हैं, यूनिवर्स कहे जाते हैं। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, बाउंड्री चूंकि उसी में इंक्लूड होता है इसलिए उसका नाम नहीं देते, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और सराउंडिंग को भी देखिए मैंने रेड कलर से एक क्लोज कर दिया है ताकि पता चले कहाँ तक की सराउंडिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग को कंबाइंड कहा जाए तो क्या कहते हैं, यूनिवर्स। अब ये जो सिस्टम है इसके अंदर एक केमिकल है, हमको पूरे बीकर के साथ स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो ये पूरा बीकर सहित ये केमिकल क्या है, मेरा सिस्टम है। लेकिन ये जो केमिकल है इसको क्या नाम देंगे, तो इसको कहते हैं हम थर्मोडायनेमिक में, तो थर्मोडायनेमिक कहेंगे। और ये है क्या, मैटर है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक मैटर। क्लियर है। अब चलिए बाउंड्री की और यूनिवर्स की डिफिनीशन भी लिख लेते हैं। बाउंड्री, अभी मैंने बताया, दी सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। अभी आपको मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और यूनिवर्स को क्या कहेंगे, इट इज द सम ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग, बाउंड्री उसी में इंक्लूडिंग है। ठीक है, जिसको हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, व्हाट इज स्टेट। तो स्टेट से क्लियर होता है कि ये जो स्टेट होती है वो सिस्टम की एक कंडीशन को डिस्क्राइब करती है। कोई भी सिस्टम हो, जैसे मैंने अभी वीकर लिया था एक, या जो भी सिस्टम जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं उसके कंडीशन को ये डिस्क्राइब करती है। और डिस्क्राइब किस लेवल पे करती है, वही सिस्टम की टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, इन सभी से अगर हम उस सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसका क्या है, स्टेट है। क्यों, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम है हमेशा एक ही टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं बना रहेगा, उसका टेम्परेचर प्रेशर एक समय के बाद चेंज होगा। तो इट मीन्स कि उसका क्या चेंज हो रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेट क्या होता है, स्टेट डिस्क्राइब करता है सिस्टम की कंडीशन को किस लेवल पे जाके, उसके टेम्परेचर और प्रेशर, वॉल्यूम, इन सभी प्रॉपर्टीज पे जाके उसको एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ अगर हम लिखें तो हम ये लिखेंगे कि स्टेट describe the condition of the system defined by its properties such as, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो किसी भी सिस्टम, प्रेशर, किसी भी सिस्टम, मान लीजिए कोई भी सिस्टम की बात करें, अगर हम इस बीकर जो रखा था उसी की बात कर लें, ठीक है, तो इस बीकर की अगर टेम्परेचर और प्रेशर की हम स्टडी कर रहे हैं, तो अगर ये पहले स्टेट में कुछ था, टेम्परेचर प्रेशर स्टेट 1 था, फिर दूसरे स्टेट में कुछ हो गया, फिर चेंज हुआ, तीसरे स्टेट में कुछ हो गया, तो ये स्टेट कैसे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस सिस्टम के बारे में अगर हम डिफाइन करें तो उसके स्टेट से डिफाइन कर रहे हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब से अगर डिफाइन करें तो हर बार उसकी स्टेट क्या हो रही है, कुछ ना कुछ चेंज होगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेट कहें। ठीक है, तो स्टेट बताने का मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी, सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है टाइप्स ऑफ बाउंड्री। मैंने शुरू में ही कहा था कि आपका एक और टॉपिक है बाउंड्री से रिलेटेड जो काफ़ी एक्सप्लेन किया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कितने तरह की बाउंड्रीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। बाउंड्री को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किस किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर
ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। एग्जिस्टेंस के बेसिस पे दो तरह की होती हैं, रियल एंड इमेजिनरी। नेचर के बेसिस पे फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, और कंडक्टिविटी के बेसिस पे एडियाबेटिक एंड डायथर्मल। ठीक, अब इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक, सबसे पहले बात आती है रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री की। ये किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम क्या बताते हैं, सबसे पहले ये डायग्राम ही बता देते हैं, तब डिफिनीशन लिखते हैं ताकि आपको क्लियर रहेगा। इस डायग्राम को देखिए, तो इस डायग्राम में ये बीकर है। ठीक, अब हम जिसकी स्टडी करते हैं वही सिस्टम बन जाता है। एट प्रेजेंट टाइम हम इस बीकर की स्टडी ना करके डायरेक्ट हम बीकर के अंदर इस केमिकल की अगर हम स्टडी करते हैं, तो अभी मेरे लिए ये केमिकल क्या कहलाएगा? सिस्टम कहा जाएगा। ये जो रेड केमिकल है वो मेरे लिए सिस्टम हो गया, और इस रेड केमिकल के बाहर की जो भी चीजें होंगी वो क्या कहलाएंगी? मेरे लिए सराउंडिंग कहलाएंगी। ठीक, सिस्टम और सराउंडिंग क्लियर हुआ। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक लाइन आती है बाउंड्री की। तो ये बीकर उस वक्त मेरा क्या काम कर रहा है? बीकर की बाउंड्री, ये बाउंड्री होगी। ये चूंकि मुझे दिख रही है बाउंड्री, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? रियल बाउंड्री। जाहिर सी बात है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो होता है वही बाउंड्री कही जाती है। तो सिस्टम मेरा केमिकल हो गया, और सराउंडिंग उसके चारों ओर का एरिया हो गया, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये बीकर की लाइन है। तो ये बीकर क्या हो गया मेरे लिए? रियल बाउंड्री की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये जो सिस्टम जिसको मैंने माना है उसमें भी देखिए, अगर हाफ ग्लास केमिकल है तो वो भी एक बाउंड्री बना रहा है। इसको अगर हम ले लें तो ये क्या कहलाएगा? इमेजिनरी बाउंड्री। क्यों? क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता, जो बीकर है वो तो जैसा है वैसा ही सॉलिड की तरह दिख रहा है, लेकिन ग्लास है वो, लेकिन ये जो लिक्विड है ये तो चेंज हो सकता है ना। तो इसको हम क्या कह देते हैं? इमेजिनरी बाउंड्री कह देते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री भी कई तरह की होती है, उसमें एग्जिस्टेंस के हिसाब से जो थोड़ी दिख रही हैं उस हिसाब से हम कहते हैं रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। क्लियर है आपको? अब इसकी डिफिनीशन लिखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दी केमिकल प्रेजेंट इनसाइड दी वेसल, लिख लीजिए, बीकर लिख लीजिए, इज टेकन एज द सिस्टम। ओके, and everything outside the vessel is considered the surrounding। अब मैं लिख रही हूँगी तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कही हूँ। सराउंडिंग, the wall of the vessel separate the system from the surrounding as this boundary physically exist। ठीक है, फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, वो दिख रही है आपको। इट इज कॉल्ड अ रियल बाउंड्री। ठीक है, रियल बाउंड्री। ठीक, तब वो रियल बाउंड्री क्या होगा? ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अगर हम इमेजिनरी की बात करें, व्हेन ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द केमिकल इनसाइड, मतलब थोड़ा केमिकल रखें इनसाइड द कंटेनर is considered as the system, its boundary is imaginary because such a boundary परमानेंट है नहीं,
हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। ओके, अब इस डिफिनेशन को दोबारा क्या पढ़ें, आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैंने कहाँ रियल एक्सप्लेन किया था, कहाँ इमेजिनरी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बाउंड्री। ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल से ही पता है कि वो फ्लेक्सिबल होगी, और रिजिड से मतलब फिक्स्ड होगी, ठीक है। तो अगर आपको पहले एग्जांपल को ही हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर यहाँ ध्यान दीजिए तो ये एक बैलून है, ठीक है। बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो बैलून के अंदर जो है उसकी स्टडी करेंगे तो वो मेरा हो गया सिस्टम। जो भी गैस फिलअप होगी उसमें उसकी स्टडी करेंगे तो वो हो गया सिस्टम। ये जो बाहर का एरिया है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री, बैलून के बाहर का, ठीक है। और उसके बाहर का एरिया क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो ये जो बैलून है इसकी ये जो बाउंड्री है, इसको अगर हम प्रेस करें तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बाउंड्री, ठीक। सेम यही चीज अगर हम सिलेंडर में देखें तो सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसकी स्टडी करें तो वो हो गया सिस्टम। सिलेंडर के बाहर का एरिया जो हो गया वो हो गया सराउंडिंग। और जो ये सिलेंडर है ये लोहे की बनी हुई, ये रिजिड है, इसको हम प्रेस तो कर नहीं सकते, तो दैट इज कॉल्ड रिजिड बाउंड्री। क्लियर है? अब हम इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं, ये तो बहुत ही इजी था। व्हेन द बाउंड्री इज फ्लेक्सिबल, अगर बाउंड्री फ्लेक्सिबल है, द सिस्टम कैन डू प्रेशर वॉल्यूम वर्क और वर्क कैन बी डन ऑन इट, ठीक है। अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। However, a rigid boundary remain fixed and does not allow any pressure, volume, work। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज बताया। अब यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के प्रेशर वॉल्यूम के उसमें ही बता देती हूँ। जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इस बैलून का प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क यहाँ दिख रहा है। या तो हम इस पे करेंगे, और या अगर हम इसको फुलाते हैं तो ये बैलून पे करेगा, ठीक है। तो ये दोनों तरह का प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो या वर्क डन इस पर किया जाए या इसके द्वारा किया जाए, ये दोनों इसमें दिखेगा फ्लेक्सिबल में। लेकिन रिजिड में आपको ये दोनों नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? प्रेशर वॉल्यूम वर्क यहाँ अलाउ ही नहीं होगा। क्या ये सिलेंडर प्रेस हो सकती है सिंपल तरीके से? नो। तो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क आपको नहीं अलाउ होगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा है हाउएवर अ रिजिड बाउंड्री रिमेन्स फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगी, एंड डज नॉट अलाउ एनी प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जो आपको दिखता हो, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? रिजिड बाउंड्री, और ये क्या है? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं थर्ड टॉपिक बाउंड्री का, एडियाबेटिक एंड डायथर्मल बाउंड्री, ठीक है। सबसे पहले यहाँ इसके डायग्राम को ही एक्सप्लेन कर देते हैं। इस पहले केस को लिखा है एडियाबेटिक बाउंड्री, ठीक है, और दूसरा है आपका डायथर्मल बाउंड्री। इसमें क्या होता है, अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर इसमें कोई वाटर अगर हम रख दें, ठीक है, गर्म वाटर, तो क्या वो ठंडा हो जाएगा? एक समय तक वो बहुत गर्म बना रहता है, ठीक है। इट मीन कि न बाहर इससे कुछ भी एनर्जी बाहर जा रही है और न बाहर से कुछ भी एनर्जी अंदर आ रही है। यानी अंदर जो सिस्टम है उससे भी एनर्जी बाहर नहीं जा रही, या हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, और न हीट बाहर की अंदर आ रही है, ठीक है, सिस्टम के अंदर आ रही है, ठीक। तो यानी यहाँ पे ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये जो थर्मोफ्लास्क है उसका ये जो बाउंड्री है वो एडियाबेटिक बाउंड्री है, ठीक है। एडियाबेटिक बाउंड्री में क्या होता है, ये अभी आगे एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि एडियाबेटिक बाउंड्री में जो हीट होती है ना वो बाहर से अंदर आती है ना अंदर से बाहर जाती है, ठीक है। तो ये जो थर्मोफ्लास्क की ये बाउंड्री कही जाएगी, इसको कहेंगे हम लोग एडियाबेटिक बाउंड्री। जो दूसरा एग्जाम्पल है कप और प्लेट का, जिसको कप को देखिए मैंने ढका है लेकिन उसमें से कुछ फ्यूम्स निकलती दिख रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है,
इसमें गर्म चाय है लेकिन वो ढका हुआ है। यहाँ पे हीट फ्लो हो रही है बाहर, मतलब हीट जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे केवल मैटर नहीं जा रहा है, ये चाय नहीं खत्म हो रही है, लेकिन हीट केवल जा रही है। तो इसमें हीट का फ्लो चल रहा है, ठीक है, बाहर की अंदर आ रही है, अंदर की बाहर जा रही है, लेकिन ये चाय कम अधिक नहीं हो रहा है, ठीक। मैटर नहीं इधर उधर जा रहा है। तो जहाँ पे तो ये आपकी जो बाउंड्री है, जो कवर मैंने लगाया है कप पे, इसी को हम क्या कहेंगे, डायाथर्मल बाउंड्री। क्योंकि इसके रहने से भी हीट तो फ्लो हो ही रही है, ठीक है, या इस ऊपर से फ्लो हो या धीरे धीरे इस कप के में से भी धीरे धीरे बाहर का बाउंड्री ठंडा होने लगता है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायाथर्मल बाउंड्री, ठीक। और जहाँ पे बिल्कुल फ्लो नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। डिफिनीशन लिखते हैं इसकी। अ बाउंड्री दैट does not permit the transfer of heat between a system and its surrounding, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई फ्लो नहीं हो रहा है, इज कॉल्ड एन एडियाबेटिक बाउंड्री। The walls of thermos flask, मैंने एग्जांपल भी बता दिया, फ्लास्क एक्ट एज एडियाबेटिक, नहीं भी लिखती तो काम चल जाता, एडियाबेटिक बाउंड्री, क्योंकि डायग्राम में दिख ही रहा है, बिकॉज दे प्रिवेंट हीट फ्लो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उसी में जो दूसरा है, ऑन दी अदर हैंड, डायाथर्मल के लिए, अ बाउंड्री that allow heat to pass between the system and the surrounding is known as diathermal बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे हीट का फ्लो अगर हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, डायाथर्मल। यहाँ पे हीट का फ्लो नहीं हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एडियाबेटिक कहलाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब जो सिस्टम हम पढ़े थे जिसकी हम स्टडी करते हैं, अब उस सिस्टम के भी कई पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए। थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 टाइप्स में डिवाइड है, ठीक है। उसको 3 टाइप्स में पहले डिवाइड करने से पहले उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए। पहला कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम और दूसरा कंट्रोल मास सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कहने का मतलब हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे, और कंट्रोल मास सिस्टम कहने का मतलब हम क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे, ठीक। सीधे शब्दों में कहा जाए तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। अब इसके बारे में चलिए बताते हैं। सबसे पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम आपको पहले डायग्राम से ही दिखा देते हैं। ओपन सिस्टम देखिए, दिख ही रहा है, चारों तरफ से ओपन है, ये चाय है, ठीक है। इस चाय में देखिए हीट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो हीट एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो रहा है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, हीट ट्रांसफर हो रहा है। और हीट के साथ साथ जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे इस चाय के थोड़े थोड़े, जब हीट ट्रांसफर होता है तो उसके साथ मॉलिक्यूल भी तो वाटर पार्टिकल्स निकलते हैं। अगर ढक दिए तो देखिए वो वाटर पार्टिकल्स आपके जिस प्लेट पे होंगे उस पे दिखने लगेंगे। तो मास का भी ट्रांसफर यहाँ हो रहा है और हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये ओपन है एकदम, ठीक। दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। यहाँ डायग्राम में भी देख लीजिए, अगर ये मान लीजिए एक सिस्टम है ओपन सिस्टम, तो यहाँ पे मैटर का भी ट्रांसफर होगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, एरो से मैंने दिखाया है। और एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, जिसको मैं हीट फ्लो कह रही हूँ, तो एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, हम ओपन सिस्टम है, ठीक है।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं एन ओपन सिस्टम exchanges both matter and energy with its किसके साथ? सराउंडिंग के साथ, with its surrounding. It allow continuous फ्लो। ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता है जब तक कि इसमें पॉसिबिलिटी होती है, ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो करते रहते हैं, हीट का फ्लो और मैटर का फ्लो। ठीक है, एक एग्जांपल भी दे देते हैं अगर हम, बॉइलिंग वाटर इन एन अनकवर्ड पॉट, या चाय को भी लिख ले सकते हैं, इसको वाटर मान लीजिए, चाय मान लीजिए। ठीक है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ हीट एंड वाटर। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स भी जाते हैं, वाटर वेपर जिसको कहते हैं, सही नाम ये है, विथ दी सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या है? एयर है, सराउंडिंग एयर। ठीक है, तो ये बॉइलिंग वाटर में अगर देखिए या चाय में ही देखिए, अगर ये अनकवर्ड है तो यहाँ से हीट का भी फ्लो हो रहा है और वाटर वेपर भी सराउंडिंग के साथ क्या होंगे? एक्सचेंज होते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा? हीट तो ट्रांसफर होगी, यहाँ से हीट निकल रही होगी हल्की हल्की, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा। जो वाटर वेपर निकल रहे थे वो नहीं होंगे। यहाँ डायग्राम में देखिए, मैटर ना आएगा ना जाएगा, लेकिन एनर्जी केवल जो हीट है वो आपको इस ढक्कन के ऊपर से भी नहीं, जिसको हम डायाथर्मल बाउंड्री कह रहे थे, तो ये एनर्जी का तो ट्रांसफर करेगा लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं करेगा। तो हम इसको क्या लिखें? अ क्लोज्ड सिस्टम। ये क्लोज होता है, कवर तो होता है, बस मैटर का ट्रांसफर नहीं करता। सिस्टम अलाउज दी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का तो ट्रांसफर करेगा बट नॉट मैटर। ठीक है, दी अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड रिमेन्स फिक्स्ड, क्योंकि वो बाहर ही नहीं जा रहा है। थ्रो आउट दी प्रोसेस, थ्रू आउट दी प्रोसेस। ठीक है, पूरे प्रोसेस के दौरान केवल आपका हीट ट्रांसफर होगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। चूंकि ये कवर है तो जो भी वाटर वेपर पार्टिकल होंगे वो इस ढक्कन के ऊपर स्टिक हो जाएंगे, और फिर जब आप हटाते हैं तो आपको दिखता है ना ढक्कन के पीछे खूब ढेर सारा पानी लगा होता है, तो इसलिए वो उसी में रह गए, बाहर नहीं गए। तो केवल एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, मैटर का ट्रांसफर नहीं हुआ। नेक्स्ट कौन सा सिस्टम है? तीसरा, आइसोलेटेड सिस्टम। ये तो वही एग्जाम्पल है एडियाबेटिक का, सब कुछ अंदर ही रह जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम, नो हीट ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर। यहाँ डायग्राम में भी देखिए, मैटर भी ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होती। इसीलिए देखिए डायग्राम में ये जो रेड लाइन है ये पूरी सॉलिड बनाई गई, और इसके पिछले वाले में सब डॉटेड लाइन बनाई गई थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ ट्रांसफर होता था, यहाँ से कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता। ठीक, थर्मस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, लिख सकते हैं एन आइसोलेटेड सिस्टम does not exchange matter or energy with its किसके साथ? सराउंडिंग। ठीक, इट इज कंप्लीटली सील्ड ऑफ, कंप्लीटली सील्ड होता है। ठीक, यूज्ड कहाँ यूज होता है? मोस्टली theoretical
और आइडियल एनालिसिस, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, या आइडियल स्टडी भी लिख सकते हैं, जहाँ पे दोनों चीज़ों का ट्रांसफ़र ना हो। क्योंकि आप ध्यान दिए तो थर्मस में भी एक समय के बाद जो भी है गर्म चीज़ होती है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो आइडियल तो ये भी नहीं है, लेकिन जनरल में देखा है तो कुछ देर तक तो इसमें से भी नहीं हीट का ट्रांसफ़र हो पाता है या मास का ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं हम एक जनरल रूम में, कि ये क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे मैटर भी नहीं ट्रांसफ़र होता और एनर्जी भी नहीं ट्रांसफ़र होती। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब जिस सिस्टम की बात की हम उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, कि प्रॉपर्टी क्या होते हैं इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। तो यहाँ मैंने लिखा है कि एनी मेजरेबल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर सकें, दैट इज यूज टू डिस्क्राइब। ठीक है, वो क्या उसका मेजर करके उससे क्या डिस्क्राइब कर सकें, द कंडीशन और स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, वो ऐसी मेजरेबल क्वांटिटी जिसकी स्टडी करके हम उस थर्मोडायनामिक जो सिस्टम है उसके स्टेट को डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, तो वो किस में जाएगा, वो प्रॉपर्टी में हम काउंट करेंगे। और चूंकि थर्मोडायनेमिक्स के हम ऊपर ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो वो किस में जाता है, मैक्रोस्कोपिक में हम उसको पढ़ेंगे। तो द मैक्रोस्कोपिक आर बल्क प्रॉपर्टी, चूंकि मैक्रो है या बल्क प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। ठीक है, तो जो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट के मेजरेबल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं, वो कौन कौन सी मेजरेबल क्वांटिटी हो सकती है, वॉल्यूम, प्रेशर, मास, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है उसकी। अब इस प्रॉपर्टी स्टडी करने को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पहले इन दोनों पे चलते हैं। सबसे पहले आता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड नहीं होती है, हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है वो इंडिपेंडेंट है किस पे, मास और साइज ऑफ द सिस्टम की। जब हम प्रॉपर्टीज की स्टडी इंटेंसिव कंडीशन में, जब हम प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, तो हम देखते हैं कि जो सिस्टम है उस पे मास कितना है उससे मुझे मतलब नहीं होगा, उस सिस्टम की साइज क्या होगी उससे मतलब नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा और जो प्रॉपर्टीज अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो किस में हम जाते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हमें उस सिस्टम के मास से और साइज कैसी उससे मतलब नहीं होता है, हमें केवल मतलब होता है उसके प्रेशर से, टेम्परेचर से, डेंसिटी से, कंसंट्रेशन से। इन सभी चीज़ों की बस हम स्टडी वहाँ करते हैं। तो ये सब किस में जाते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ध्यान से अगर हम बताएं यहाँ पे लिखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम which are independent of mass। ठीक है, ये जो सिस्टम है उसके मास पे एंड साइज ऑफ द सिस्टम से हमें कोई मतलब नहीं हो, जो सिस्टम उसका साइज क्या है, उसका मास क्या है, उससे हमें मतलब नहीं हो, आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मतलब किससे हो वहाँ पे, जब हम स्टडी कर रहे हो तो हमको मतलब केवल हो उसके प्रेशर से, टेम्परेचर से, डेंसिटी से, कंसंट्रेशन से। अगर हम केवल इन सब चीज़ों से मतलब रखते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें जो आगे बताई जाएंगी, ठीक है, तो वो सब किस में जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात आती है एक्सटेंसिव की, जस्ट इसका अपोजिट है, क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। जब हम सिस्टम की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हो उस वक्त विच आर, हमें ये भी ध्यान रखना हो कि उस वक्त डिपेंड ऑफ मास, मतलब मास कितना है उस सिस्टम का, एंड साइज कैसी है उस सिस्टम की, सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव। अगर हमको मास और साइज से भी उस वक्त मतलब हो तो हम उसको इस किस में स्टडी करेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में उसको मानेंगे।
ठीक है ना। इसके भी आपको कुछ एग्जाम्पल अभी हम दे देंगे आगे। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव समझ में आया कि इंटेंसिव में अगर हम प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको मास और साइज से कोई मतलब नहीं है। सिस्टम की मास कैसी है, साइज कैसी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तब हम वहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, इन सबको देखें कि इसमें क्या चेंजिंग हो रही है। और अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं सिस्टम की, तो वहाँ हमें ये भी ध्यान देना होगा कि सिस्टम का मास क्या रहा होगा उस वक्त, साइज वहाँ क्या रही हो, और तब हम उसकी और सारी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं कि कौन कौन सी और इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है, सबको बता दिया है कि क्या क्या होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम। देखिए प्रेशर, टेम्परेचर, अब टेम्परेचर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उस वक्त उसका मास क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, मास ज़्यादा हो कम हो जैसा भी हो, टेम्परेचर कम अधिक हो रहा है ये मुझे मतलब रखता है। इसी तरह ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए, प्रेशर, टेम्परेचर, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछ देता है कि ये इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, कंडक्टिविटी। एक और चीज़, जिस वर्ड में आपको स्पेसिफिक दिखे, मोलर दिखे, ध्यान दीजिएगा ये सारी इंटेंसिव में आती है। ठीक है, ये एक याद करने का तरीका है। ठीक है, कलर, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इंटेंसिव में। एक्सटेंसिव में हमको डिपेंड करते हैं मास पे और साइज पे भी। तो बट ऑब्वियस है कि मास कैसा हो सिस्टम का, मोल, लेंथ कम अधिक हो। ठीक है, साइज पे डिपेंड है। वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, ध्यान दीजिए यहाँ पे कहीं स्पेसिफिक वर्ड नहीं ना आया है। इट मीन्स कि अगर स्पेसिफिक आता है तो वो इंटेंसिव में जाता है। ये एक ट्रिक है कि इंटेंसिव में अगर बहुत से हैं आपको याद नहीं हो रहा है तो एक दो तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। ठीक है, इंथैल्पी हुआ, इंट्रॉपी हुआ, ये सारी चीज़ें भी आपको आगे पढ़नी भी है थर्मोडायनेमिक्स में। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एक्सटेंसिव में आती हैं। ठीक है, एक और टॉपिक इससे रिलेटेड, रिलेशन बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनका आपस में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है, एक यहाँ एग्जांपल दिया है, फिर मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ जो भी लिखा है, यहाँ देखिए डेंसिटी लिखा है। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, आपको पता है कि अगर आप, जहाँ मैंने कैरेक्टराइज किया इंटेंसिव एक्सटेंसिव को इसके पिछले स्लाइड में, वहाँ मैंने डेंसिटी को इंटेंसिव में रखा है। लेकिन डेंसिटी इक्वल टू होता है फॉर्मूले में मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, वो भी एक्सटेंसिव। मास अपॉन वॉल्यूम का जो डिवीजन होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब एक्सटेंसिव का डिवीजन इंटेंसिव आता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इंटेंसिव एक्सटेंसिव है तो वो एकदम अलग हुआ। नहीं, उनके जब रिलेशन देखिए तो आपको पता चलेगा जब इनका डिवाइड किया था दो एक्सटेंसिव का डिवीजन हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है। ठीक, यहाँ लिखा भी है, एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट दे आर रिलेटेड टू वन अनदर। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। व्हेन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिवाइडेड और कंबाइंड, अगर इनको डिवाइड किया जाए, ठीक है, दो एक्सटेंसिव को अगर डिवाइड किया जाए या इनको कंबाइंड किया जाए, ठीक, दे यूजुअली प्रोड्यूस एन एक्सटेंसिव। तो ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंटेंसिव, और ये भी प्रोड्यूस करते हैं क्या, इंटेंसिव। ठीक है, ये नियम होता है। दिस हेल्प एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन प्रॉपर्टीज आर सेम एवरीवेयर इन अ मटेरियल वेयर एज सम प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इसी के चलते बहुत से मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टी हर जगह क्या होती है, सेम होती है, लेकिन कुछ जगह क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, इन्हीं रीजन के कारण। ठीक है, डेंसिटी इज गिवन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ मास और वॉल्यूम क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन इनका जो रेशियो आता है वो है डेंसिटी, और डेंसिटी क्या हो जाती है, एक्सटेंसिव हो जाती है। समझ में आया। तो ये बस ध्यान रखिए कि इनका जो डिवीजन होता है, दो एक्सटेंसिव का डिवीजन या दो एक्सटेंसिव का एडिशन, वो हमेशा इंटेंसिव आता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, स्टेट की बात कई बार हो चुकी है। स्टेट होता क्या है, आपको स्टेट वर्ड से ही समझा रहे कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाती होगी, पहले कुछ होती होगी बाद में कुछ हो जाती होगी। तो यस, यही सिस्टम की स्टेट होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको डिफाइन करें तो स्टेट ऑफ द सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं व्हेन द, चूंकि हम मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैक्रो ही लिखेंगे। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, हर चीज सिस्टम का ही पढ़ना है हमें। सिस्टम आर फिक्स्ड। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज अगर फिक्स्ड है, द सिस्टम इज कंसीडर्ड
टू बी स्पेसिफिक लिख दें, स्पेसिफिक स्टेट। इफ एनी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंजेस, अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज होती है तो सिस्टम दूसरे स्टेट में चला जाएगा किसी। द सिस्टम enters turn another state, thus the macroscopic properties determine the state of the सिस्टम। सीधी सी बात है कि अगर हम किसी सिस्टम का एक स्टेट हो और फिर वो चेंज होकर दूसरे स्टेट में चली जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम। पहले कुछ थी, बाद में क्या हो गई, कुछ और हो गई। ठीक, अब इस लेवल पे जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसको हम नाम दे देते हैं स्टेट फंक्शन और एक होगा पाथ फंक्शन। तो सबसे पहले आपको स्टेट फंक्शन दिखाते हैं। आप एग्जाम्पल देखें, यहाँ मैंने एक पेंसिल लिया है, ये अपने एक इनिशियल पोजीशन से रेस करना स्टार्ट कर रहा है और पहुंच गया अपने फाइनल पोजीशन पे। अब बीच में, इस सिचुएशन के बीच में, इनिशियल से फाइनल के बीच में इसके साथ क्या हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो थक के गया, गिर के गया, कैसे गया, रुक के गया, हमें कोई मतलब नहीं। हमें बस इतना मतलब था कि वो स्टार्ट किया स्टेट 1 और अब वो स्टेट 2 में पहुंच जाएगा। तो केवल हमको स्टेट 1 से मतलब है और उसके स्टेट 2 से। बीच में उसके साथ क्या हुआ इससे मुझे कोई मतलब नहीं। दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। एक ये जनरल तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब इसको हम लिख देते हैं। स्टेट फंक्शन आर physical quantity whose values are determined only by the state of the system, केवल सिस्टम के स्टेट से हो। They do not depend on the path, वो कैसे गया, किस तरह से गया, taken to achieve that state। ठीक, वो अगली स्टेट कैसे अचीव किया इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब आपको थर्मोडायनेमिक्स के एग्जांपल बताते हैं। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर P1 और P2, बस P1 इनिशियल पॉइंट, P2 फाइनल पॉइंट, इस पे मतलब है हमें। बीच में क्या हुआ उसके साथ कुछ नहीं पता। वॉल्यूम V1 एंड V2, टेम्परेचर T1 एंड T2, TC। प्रेशर पहले क्या रहा होगा, बाद में क्या आया, वॉल्यूम पहले क्या रहा होगा, बाद में क्या आ गया, और टेम्परेचर पहले क्या रहा होगा, बाद में क्या हो गया। ठीक है, इससे मतलब है बीच में टेम्परेचर कम हुआ, अधिक हुआ, खत्म हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं पाथ फंक्शन, जस्ट अपोजिट। यहाँ पाथ पे डिपेंड है। देखिए पेंसिल इनिशियल स्टेट पे थी, फाइनल स्टेट पे आई, वो किस सीधे आई, कई पाथ घूम के आई, ऊपर नीचे हो के आई, कैसे आई, अब मुझे उससे भी मतलब है। दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। ठीक, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज whose value depend on the path और process। ठीक, फॉलो, कौन सा पाथ फॉलो किया, हम कह रहे हैं कौन सा प्रोसेस फॉलो की, बाय द सिस्टम। जो सिस्टम है वो किस तरह से पहुंची, गिर के, उठ के, हाई लो हो के, कैसे रीच सर्टेन स्टेट, इन सब से मतलब होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, हीट एंड वर्क। ठीक है,
काम कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कभी तेज हो रहा है, स्लो हो रहा है, मुझे इस पे भी डिपेंड है। और हीट कभी ज़्यादा है, कम है, थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम बात करें तो उस पे भी डिपेंड है। हम पेंसिल के टर्म में बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं तेज दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है, इस पे डिपेंड करता है। इट मीन्स कि ये पाथ पे डिपेंड होता है, ठीक है, कैसे जा रहा है, ठीक है, कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक वो किस लेवल से होके जा रहा है, इससे भी हमें डिपेंड होता है, ठीक, पाथ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से ही आपको ये अंदाजा लग रहा होगा, इक्विलिब्रियम मीन्स कि वो एकदम एक नॉर्मल एक स्टेट में हो, ठीक है, कोई उसमें चेंजिंग टाइम के साथ ना हो रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अगर थर्मोडायनेमिक की बात आती है तो हम कह देंगे टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल चेंजेस, ये जितने सब कुछ क्या होते हैं उस सिस्टम में कांस्टेंट बने हुए हैं, कोई चेंजिंग आपको समय के साथ देखने को नहीं मिल रही है, तो वो क्या कहलाएंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएंगे, ठीक है। अगर इसको डिफिनीशन लिख दें, ये तो सबसे इजी टॉपिक हमको लग रहा है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन, होता क्या है ये, इज द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम in which no overall change takes place with टाइम के साथ कोई चेंजिंग नहीं हो रही, ठीक है। इन दिस स्टेट द मैक्रोस्कोपिक, आप लिखिए मैक्रोस्कोपिक, ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबको पता है थर्मोडायनेमिक्स में आप इसी की स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम सच एज टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखना है, प्रेशर एंड केमिकल कंपोजिशन, कैसे बना है, अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें, रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट हो, कोई चेंजिंग ना दिख रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं, पहला है मैकेनिकल, दूसरा थर्मल और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें कि एक पिस्टन लगा हुआ है, ओके। ये जो पिस्टन है ये एकदम आपको मिडिल में दिख रहा होगा, ऊपर में जो F0 है दैट इज कॉल्ड ओपन साइड में फोर्स, और ये Fs मतलब है कि सिस्टम पे ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब अगर ये देखें तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहाँ पे जो FO है वो लेस है, ठीक, और Fs क्या है आपका, ज़्यादा है, यानी इसका जो फोर्स है वो ज़्यादा है, ये प्रेशर ऊपर की ओर लग रहा है, पिस्टन को ऊपर की ओर भेज रहा है, और ये तब तक भेजेगा जब तक कि दोनों ओर का फोर्स क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, ओके। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ देखेंगे तो पिस्टन थोड़ा ऊपर की ओर है, और ये बन गया F डैश हो और ये बन गया F डैश एस, सॉरी ये डायग्राम में कुछ मिस्टेक है, F डैश एस, ठीक है। यहाँ पे अब इन दोनों के बीच का जो प्रेशर है वो इक्वल हो चुका है, और इक्वल होने का मतलब कि ये क्या आ गए हैं, इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, ठीक है, जिसको हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक पिस्टन की और एक सिस्टम की बात हो रही है, तो ये मैकेनिकल टर्म में बात हो रही है, इसलिए क्या कहलाएगा, मेरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। तो ये तब तक नहीं पिस्टन इक्विलिब्रियम में आया था जब तक कि अप साइड का और बिलो साइड का प्रेशर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जैसे ही इक्वल हुआ पिस्टन आपका यहाँ पे रुक गई है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ओके। अब हम आपको इसकी डिफिनीशन बता देते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम is the condition in which a system has no net force, कोई फोर्स ना लगे, acting on it, और no pressure, कोई प्रेशर भी ना हो, डिफरेंस
exist within the system। ना प्रेशर का डिफरेंस एग्जिस्ट हो और ना ही फोर्स डिफरेंस हो। दिस कंडीशन इज sometime called mechanical इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर हम डायग्राम को ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें दो टेम्परेचर दिखाए गए हैं, एक T1 और एक T2। ओके, ये मीन्स कि दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है, एक हाई टेम्परेचर होगा, एक कोई लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब डायग्राम में मैंने वो भी क्लियर कर दिया कि जो T1 है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 का टेम्परेचर कम है। लेकिन जब इन दोनों को हम अटैच्ड कर दिए तो क्या इन दोनों के टेम्परेचर अलग अलग ही रह जाएंगे? नहीं, यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ की लेयर हम हटाते हैं तो ये जब टच हुए हैं तो इनके टेम्परेचर आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। मिक्स होने का मतलब कि ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होगा। ठीक, अब ये टेम्परेचर तब तक ट्रांसफ़र होंगे जब तक कि दोनों के टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। ओके, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कलर देखिए सेम दिखाया यहाँ पे। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2, यानी यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए। यहाँ मिस्टेक है, ये T1 इक्वल टू T2 है। ओके, यहाँ लिखा जाएगा T1 डैश इक्वल टू T2 डैश। लेकिन अब इन दोनों के जो टेम्परेचर होंगे वो भी अलग हो जाएंगे। अगर ये मान लीजिए 100 पे रहा हो, ये 60 पे रहा हो डिग्री सेल्सियस पे, और जब ये इक्विलिब्रियम में आए होंगे एक दूसरे, तो हो सकता है कि इन दोनों का टेम्परेचर 50-50 हो गया। ठीक है, कुछ टेम्परेचर आउटर में भी जाते हैं, तो किसी भी तरह से ये इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर आपका पूरे बॉडी का सेम हो जाता है। ठीक, अगर इसको हम डिफिनीशन के तौर पे लिखें तो क्या लिखेंगे, इन थर्मल इक्विलिब्रियम दी टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम का टेम्परेचर है स्टे कांस्टेंट, which means no heat transfer takes place within the सिस्टम के अंदर कोई भी हीट का ट्रांसफर यहाँ पे अब नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम 3 तरह के थे थर्मोडायनेमिक के, मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आप यहाँ देखिए एक डायग्राम बना है जिसमें जो सिस्टम है नॉट इन केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम, और बीच में एक लेयर लगी हुई है। ठीक है, इट मीन्स कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक, अब अगर हम इनका डिफ्यूजन करा दें, डिफ्यूजन करने का मतलब कि अगर हम ये लेयर हटा दें, सीधे समझिए लेयर हटा दें, तो क्या होगा, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल अमाउंट में पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और तब तक एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, मिक्स होते रहेंगे, जब तक कि वो एक ऐसी जगह ना बना ले कि अब वो पूरे सिस्टम में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, तब तक ये माइग्रेट करते रहेंगे। जब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो ये इनका माइग्रेशन स्लोली हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इन केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? इसकी डिफिनीशन अगर हम आपको बताएं तो हम लिख सकते हैं, अ thermodynamic system is in chemical
equilibrium when the forward reaction and the reverse reaction, ठीक है। अगर केमिस्ट्री बात करें तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे। रिएक्शन ऑकर एट द सेम टाइम, ठीक है। या कह दें कि डिफ्यूजन हम करा रहे हैं और ये लेयर हटा दें, ठीक। एट दिस स्टेज द concentration of reactant and product do not change with time, ओके। अब इस डिफिनीशन के हिसाब से अगर हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करें तो वो भी देख लीजिए। मान लीजिए कि ये दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, इनका रिएक्शन कराया जा रहा है। जब रिएक्शन कराया जाएगा तो ये रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो टाइमिंग है वो तब तक रिएक्शन करेंगे जब तक कि एक ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जब एकदम सेम हो जाएगा तो उस वक्त ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। या तो हम ये लिख दें या हम ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम है जिसमें ये मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में मैंने एक लेयर लगा दी, इसे मैं हटा दूं तो ये मॉलिक्यूल आपस में मिक्स हो जाएंगे और जब तक ये इक्वल कंसंट्रेशन के नहीं हो जाएंगे तब तक ये आपस में मिक्स होते रहेंगे। जैसे ही ये इक्वल कंसंट्रेशन के होंगे दैट इज कॉल्ड इन केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक। और जैसे ही ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आएंगे रिएक्शन हमारा वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो यहीं पर बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर खत्म होता है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के लास्ट तक और मुझे पूरा बिलीव है कि आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। और अगर आपको क्लियर है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ साथ आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट हैं वहाँ के अगर लेक्चर्स में इस वीडियो के टॉपिक को मैच कर लीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी में यहाँ के टॉपिक से डिफरेंट होगा तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम उस टॉपिक को भी अपने लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर एट एनी स्टेप ऑफ योर बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू, ओके। मैं आपको जल्द ही मिलती हूँ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल साइंस वेदास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहां आपको सभी लेक्चर के नोट्स भी ईजिली अवेलेबल होंगे। थैंक यू, बाय।